जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं लूसेंट का वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की बुक तो आप लोगों ने देखे ही होंगे दोस्तों। नहीं देखे होंगे तो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये वाली जो बुक आती है वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की, तो इसमें जो हम दोस्तों इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो विविध डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, धमाकेदार तरीके से। विविध वाला सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। जैसे कि शब्द संक्षेप का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके वीडियो डाल चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का लेक्चर्स डाल चुका हूँ, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। राष्ट्रीय दिवस भी डिस्कस हो गया है, पुरस्कार एवं सम्मान को भी मैंने सारा डिस्कस कराया हूँ, एवं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी डिस्कस कराया हूँ। इस लेक्चर में मैं धमाकेदार तरीके से प्रसिद्ध पुस्तकों को डिस्कस करूंगा दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। काम की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें परीक्षा में आती है, लेकिन आपको ज्यादा जानकारी थोड़ी सी होना, तो मैं जो काम की जानकारी है उसको डिटेल में कॉन्सेप्ट करके क्लियर करने की आपको कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है दोस्तों, विक्रम खंडेलकर। मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और विजिट करके आप देख सकते हैं आपको जो उपयोगी है पढ़ने के लिए, तो आप उसको भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों। तो देखो इसमें प्रसिद्ध पुस्तकें मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों की बुक यहाँ पे पूरी लिखी हुई है दोस्तों, एमसीक्यू के फॉर्म में, है ना, जो एग्जाम में आ चुकी है और आते रहती है और आ भी सकती है। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें ना करते हुए। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिसको आपको देखने में आसानी जाए दोस्तों। देखो पहली बुक का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। क्या नाम है बुक का, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, हितोपदेश जो है यह किताब के लेखक नारायण पंडित है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, नारायण पंडित है। इस किताब के लेखक कौन है, नारायण पंडित है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक भारतीय ग्रंथ है। कौन सी भाषा में लिखा गया था, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक भारतीय ग्रंथ है, जिसमें पशु और मानव दोनों के चरित्रों वाली दंत कथाएं दी हुई है दोस्तों। चरित्रों वाली दंत कथाएं दी हुई है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। और क्या याद रखना है, तो यही क्वेश्चन आता है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है दोस्तों, नारायण पंडित। यह किताब 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, और यह किताब अच्छे उपदेशों की एक किताब है, यह भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, किताबों जो ये पंडित नारायण जो है कि कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे लिखे हैं किताब, तो पंडित नारायण बंगाल के एक जगह का नाम था मांडलिक राजा थे, एक मांडलिक राजा जिसका नाम था धवल चंद्र, है ना। धवल चंद्र के राजकवि थे दोस्तों, है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन, नारायण पंडित बंगाल के मांडलिक राजा धवल चंद्र के राजकवि थे। तो धवल चंद्र के राजकवि थे दोस्तों, और वहां पे इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो याद रखना है, क्वेश्चन अपने को तो इतना ही पूछेगा, अभी तक इतना ही पूछा है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडित नारायण है, ये याद रखना है। हो गया याद। नेक्स्ट है शाहनामा के लेखक कौन है, क्वेश्चन भी आते रहता है कई बार। शाहनामा का मतलब होता है राजाओं की पुस्तक, इसका हिंदी में मतलब है राजाओं की पुस्तक। ये 1010 में लिखी गई, 1010 में लिखी गई एक महाकाव्य कविता है दोस्तों। महाकाव्य कविता, इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं, इसमें लगभग 60,000 दोहे हैं। इसके लेखक कौन है अपने को पता होना, इसके लेखक है फिरदौसी का पूरा नाम था अबू अल कासिम फिरदौसी था, याद रखना है। फिरदौसी कौन था, तो फिरदौसी जो था ये महमूद गजनी के दरबार में कवि था दोस्तों, महमूद गजनी के दरबार में कवि था। और बात याद रखना है एक और चीज, फारसी कवि शाहनामा के लेखक कौन है, फारसी कवि था ये फिरदौसी। शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी है दोस्तों, याद रखना है। फारसी भाषा का महाकाव्य है, कभी क्वेश्चन पूछा किस भाषा में लिखा गया है शाहनामा, तो फारसी भाषा में लिखा गया, याद रखना है। 994 में इसका पहला संस्करण आया था, और 1010 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आया था दोस्तों, याद रखना है। ईरान में पहले से ही प्रसिद्ध था ये फिरदौसी। तो फिरदौसी जो था ये महमूद गजनी के दरबार में था, और इसी ने शाहनामा नामक किताब लिखा है दोस्तों, शाहनामा, है ना। शाहनामा का मतलब होता है राजाओं की पुस्तक, शाहनामा का मतलब है राजाओं की पुस्तक। तो अब याद हो जाएगा, शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। तो आपको पता होगा ये तो मेघदूत का मतलब होता है बादल दूत, मेघ का मतलब होता है बादल, है ना।
तो मेघदूत का मतलब होता है बादल दूत। तो कालिदास द्वारा लिखी गई एक कविता है, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई एक कविता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। कालिदास द्वारा लिखी गई एक, संस्कृत में सबसे महान कवियों में से एक माना जाता है कालिदास को, तो उसी ने लिखा है दोस्तों, कालिदास ने मेघदूत। क्या हुआ था इसके अंतर की बात थोड़ी सी बताऊं तो यक्ष नामक एक व्यक्ति था, यक्ष जिसे यक्ष को उसके स्वामी ने सुदूर क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था, यानी अपने जगह से निकाल कर निर्वासित कर दिया था, सुदूर क्षेत्र में निर्वासित कर दिया था। तो उसने एक बादल से अपनी पत्नी के प्रेम का संदेश ले जाने को कहा। तो अब वो बैठा था वहां पे, यानी उस जंगल में, तो बादल दिखे दोस्तों उसको, बादल यानी मेघ, तो मेघ दिखे, तो मेघ को देख के यानी बादल को देख के बोला उसने कि अपनी मेरी पत्नी वहां पे मेरे याद कर रही होगी, तो उसने बादल को संदेश ले जाने को कहा। तो ये कथा का वर्णन है, इसमें कहानी का वर्णन है, जिसमें बादल से अपनी पत्नी के लिए प्रेम का संदेश ले जाने को कहा, है ना, ले जाने को कहा। तो फिर वो बादल उसकी पत्नी का यानी उसका संदेश लेके गया, उसकी पत्नी को बताया, है ना। तो ऐसी कहानी उसके अंतर्गत वर्णित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना कालिदास ने करी थी, याद रखना है। कालिदास कौन थे? तो कालिदास जो है गुप्त काल के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे दोस्तों, संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की थी, और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल्य तत्व निरूपित है दोस्तों। कालिदास का जन्म हुआ था उज्जैन में, और कालिदास की समाधि भी उज्जैन में है, याद रखना है। आगे समझ। और बता दूं मैं आपको कालिदास से रिलेटेड कौन सी रचनाएं उसने करी है दोस्तों। तो छोटी बड़ी कुल मिलाकर 40 रचनाएं कालिदास की है, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट है, 7 की 7 उसने संस्कृत में लिखी है। 7 की 7 रचनाएं उसकी संस्कृत में है, जिसमें से 3 नाटक है दोस्तों। 3 नाटक कितने 3 है, जिसको रूपक भी बोल सकते हैं अपन, रूपक। नाटक कितने 3 है, तीनों के नाम बोल के बता देता हूं मैं। एक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये एक है। विक्रमो वर्षियम, ये 2 है। और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 है। 3 नाटक लिखे हैं उन्होंने। 3 नाटकों का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरे का नाम है विक्रमो वर्षियम, तीसरे का नाम है मालविका अग्निमित्रम। और इसके 3 हो गई। उसके अलावा 2 महाकाव्य लिखे हैं दोस्तों। 2 महाकाव्य का नाम है, एक का नाम है रघुवंशम, और दूसरे का नाम है कुमार संभवम। तो दो क्या लिखे हैं उन्होंने? महाकाव्य लिखे हैं। 2 महाकाव्य का नाम क्या है? रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके अलावा इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं दोस्तों। इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं, एक का नाम है मेघदूत और दूसरे का नाम है ऋतुसंहार। मेघदूत और ऋतुसंहार, ये 2 क्या लिखे हैं इन्होंने? खंड काव्य लिखे हैं। तो इस प्रकार से उसकी 7 रचना इंपॉर्टेंट है, 7 की 7 संस्कृत में, याद रखना जो भी बताया मैंने आपको। मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। मेघदूत क्या है? तो मेघदूत जो है एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4थे नंबर का, नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य किसने लिखा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य किसने लिखा है दोस्तों। तो इस जानकारी के मुताबिक पुराना ग्रंथ है, ये एक प्रकार का नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, एक नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता भरत मुनि है। जिसके रचयिता कौन है? भरत मुनि ने है दोस्तों, याद रखना है ना। नाट्य शास्त्र के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं मैं। नाट्य शास्त्र जो है ये प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों, प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ का श्रेय ऋषि भरत मुनि को दिया जाता है, भरत मुनि को दिया जाता है ना, याद रखना है ये चीज़ एक। और उसके अलावा नाट्य शास्त्र कला पर एक प्राचीन विश्वकोश ग्रंथ के रूप में उल्लेखनीय है ना, जिसमें भारत में नृत्य, संगीत और साहित्य परंपराओं को प्रभावित किया गया है ना। अपने सौंदर्यवादी रस सिद्धांतों के लिए भी उल्लेखनीय है। नाट्य शास्त्र नामक किताब भरत मुनि ने लिखी है, याद रखना है, भरत मुनि ने लिखी नाट्य शास्त्र नामक किताब। नेक्स्ट है राज्य तरंगिणी नामक पुस्तक
से भारत के किस राज्य का हिस्सा ज्ञात होता है दोस्तों, है ना। तो पहले तो आपको बता दूं राज्य तरंगिणी के बारे में। राज्य तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कल्हण है दोस्तों, है ना। राज्य तरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कल्हण है। यह संस्कृत में लिखी गई थी, याद रखना है। कौन सी भाषा में? संस्कृत में लिखी गई थी। एक ऐतिहासिक पुस्तक है दोस्तों। कल्हण ने 12वीं शताब्दी में लिखा था यह पुस्तक। राज्य तरंगिणी का अर्थ होता है दोस्तों राजाओं की नदी। राज्य तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, है ना। समय प्रवाह भी बोल सकते हैं, राजाओं के इतिहास का समय प्रवाह, है ना। तो ये क्या अपने को पूछा है यहाँ पे? तो कल्हण कहाँ थे दोस्तों, कहाँ पे रहता था कल्हण? तो कल्हण जिसने लिखा है वो जो कल्हण था कश्मीर के हर्ष के राज्य कवि थे। कश्मीर का एक राजा था हर्ष के राज्य कवि थे, है ना। और क्या पता है होना अपने को, कल्हण की जो कृतियां हैं दोस्तों कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाने में अहम भूमिका निभाती है। किसके? कश्मीर के। कल्हण की कृतियां कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाने में अहम भूमिका निभाती है। तो डायरेक्ट अपने को पता होना राज्य तरंगिणी से किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी का स्रोत है राज्य तरंगिणी, जिसके लेखक कल्हण है। कल्हण कौन थे? तो कश्मीरी साहित्यकार और विश्वविख्यात ग्रंथ राज्य तरंगिणी के रचयिता थे दोस्तों। राज्य तरंगिणी के रचयिता थे, याद रखना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है पुस्तक राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है। कल्हण के बारे में बता दिया, कश्मीरी साहित्यकार रहे हैं और विश्वविख्यात ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, जिसका नाम था राज्य तरंगिणी। राज्य तरंगिणी की रचना कब हुई है? तो 1140 से लेके 50 ईस्वी के मध्य, है ना। ईस्वी के मध्य दोस्तों, ईस्वी के मध्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक के आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो आर्यभट्ट की एक पुस्तक का नाम है जिसका इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी है दोस्तों। आर्यभट्ट कौन थे? तो प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम यानी आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है आर्यभट्टियम पुस्तक में, याद रखना है दोस्तों। याद रखना है इतनी चीज, है ना। इतनी चीज याद रखना है। आर्यभट्ट की और पुस्तक का नाम याद रखें तो आर्यभट्ट की एक पुस्तक थी जिसका नाम था 10 गीतिका पुस्तक लिखे हैं उन्होंने। 10 गीतिका आर्यभट्टीय पुस्तक लिखे हैं। आर्यभट्टीय और उसी को आर्यभट्टियम भी लिखा है कई जगह। तो आर्यभट्टीय, दो इंपॉर्टेंट पुस्तक इनकी याद रखने लायक बनती है अपने को, है ना। ये जो पुस्तक है दोस्तों आर्यभट्टियम पुस्तक नामक पुस्तक ज्योतिष ग्रंथ है ये, जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी, विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया गया है, याद रखने की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो महाकाव्य जिसका नाम है कुम्हार संभव और रघुवंशम, किसके द्वारा किसकी रचित कृतियां हैं? तो मैंने बता दिया था कालिदास की कृति है दोस्तों। कुम्हार संभव उनके महाकाव्यों का नाम है ना। और रघुवंशम में क्या है? रघुवंशम में रघुवंश के राजाओं की गाथाएं लिखी गई है। रघुवंशम में रघुवंश के राजाओं की गाथा लिखी गई है। वहीं कुम्हार संभव में शिव और पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी है ना। क्वेश्चन आते रहता है, शिव पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय के जन्म की कहानी दी गई है कुम्हार संभव में। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कुम्हार संभव में, यानी शिव और पार्वती की प्रेम कथा कहाँ पे लिखी गई है? तो कुम्हार संभव में लिखी गई है। रघुवंश में क्या लिखी गई है? तो रघुवंश के राजाओं की गाथाएं लिखी गई है। तो ये दो महाकाव्य किसके हैं? दो महाकाव्य, एक का नाम था रघुवंश, दूसरे का नाम था कुम्हार संभव। ये कालिदास की, कालिदास के बारे में मैंने बता दिया हूँ आपको, है ना। कालिदास के बारे में मैंने बता दिया हूँ। तो दो महाकाव्य कौन से हो गए? रघुवंशम और कुम्हार संभव। 3 नाटक कौन से मैंने बता दिया था? अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका अग्निमित्रम, है ना। मालविका अग्निमित्रम ये। उसके अलावा 2 खंडकाव्य लिखे, 2 खंडकाव्य, एक का नाम था मेघदूत और ऋतुसंहार। ये 2 खंडकाव्य है दोस्तों, याद रखना है। कालिदास के बारे में तो मैंने बता ही दिया हूँ आपको। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है चाणक्य। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त भी बोलते थे, इसी का नाम विष्णुगुप्त भी था दोस्तों। विष्णुगुप्त, है ना। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है।
संस्कृत में लिखा गया एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक, राजनीति के बारे में, अर्थनीति के बारे में, कृषि के बारे में, समाज नीति के बारे में जैसे विषयों पर चर्चा की गई है दोस्तों। कभी पूछा ये काय की किताब है, तो ये राजनीति यानी राज्य व्यवस्था की किताब है, याद रखना है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति, सैन्य रणनीति, आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, सामाजिक संगठन, राजा और नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी, धार्मिकता और न्याय को भी बताया गया है दोस्तों। इसमें टैक्स के बारे में ही बताया गया है। कर प्रणाली को भी निष्पक्ष और पारदर्शिता बताने की जोर दिया गया, पारदर्शी बनाने का जोर दिया गया है दोस्तों। उनका मानना था कि कर किसी के ऊपर बोझिल नहीं होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के आय के अनुपात में ही होनी चाहिए, जैसे भारत सरकार ने अभी रखी है दोस्तों, बोझ नहीं होना चाहिए। तो ये उससे लिया गया है। तो याद रखना है अपने को, ये पॉलिटी की किताब थी, है ना, अर्थशास्त्र नामक किताब चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी है? तो दोस्तों बाण भट्ट ने लिखी है। ये किसने? बाण भट्ट 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्यकार और कवि थे दोस्तों। संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे, के दरबार में कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। इनकी 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। बाण भट्ट के 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था हर्षचरित्रम, ये चरित्रम भी लिखा है कई जगह, हर्षचरित्रम, है ना, हर्षचरित्रम। और दूसरा था दोस्तों कादम्बरी। 2 इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है हर्षचरित्रम, जिसमें राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, और दूसरा है कादम्बरी, जो विश्व का पहला उपन्यास था। कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास था। क्वेश्चन आता है, कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास था, और कादम्बरी के अंदर कथा दी हुई है। कादम्बरी में कथा के अंदर कथा दी हुई है। तो डायरेक्ट याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। हर्षचरित्रम किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है। हर्षवर्धन के दरबार में थे ये, है ना। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है दोस्तों, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। भारतीय व्याकरण विद पाणिनि ने इसको लिखा है। किसने? पाणिनि ने इसको लिखा था। यह एक प्रागैतिहासिक भारतीय ग्रंथ है, जो 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्यायों वाला, 8 अध्यायों वाली, याद रखना है ना। ये क्वेश्चन आते रहता है। और एक और क्वेश्चन आता है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ कौन सा था? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ था अष्टाध्यायी, याद रखना है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? तो ये पाणिनि ने लिखे दोस्तों, याद रखना है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखे हैं। अष्टाध्यायी का मतलब होता है 8 अध्यायों वाली, याद रखना है दोस्तों, ये है ना, याद रखना है। इतनी चीजें पता होना है यहाँ से बस। दूसरा है, कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मैंने बता दिया था, कालिदास के द्वारा रघुवंशम लिखी गई है, ऋतुसंहार लिखी गई है, मेघदूत लिखी गई है, लेकिन मृच्छकटिकम नहीं लिखी गई है। मृच्छकटिकम क्षुद्रक ने लिखी है। क्षुद्रक महाराज क्षुद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, है ना। इसका मतलब होता है मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी। संस्कृत नाटक के है दोस्तों, साहित्य में सबसे लोकप्रिय रूपक के रूप में लिखा है इन्होंने। इसके रचनाकार कौन है? महाराज क्षुद्रक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता के लेखक कौन है? चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक है दोस्तों। आचार्य कौन है? आचार्य चरक है। चरक संहिता के चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कभी पूछा किसका है? तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आयुर्वेद के सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक है चरक संहिता, याद रखना है ना। और चरक संहिता में चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश और प्रतिज्ञाएं भी दी हुई है दोस्तों। तो ये इसमें अपन बोल सकते हैं चिकित्सा का है, क्योंकि आयुर्वेद का है और आयुर्वेद का ग्रंथ है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन ये चिकित्सा से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन आ सकता है, किससे संबंधित है? चिकित्सा। इसमें पूरी चिकित्सा के बारे में लिख रखा है दोस्तों, चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तो चरक संहिता में चिकित्सकों और चिकित्सा विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। उपचारों के साथ साथ दर्शन
के बारे में बताया गया है। चरक संहिता में व्यक्ति यानी उपचार बताए गए हैं दोस्तों, किस चीज़ का कैसे उपचार होता है ये चीज़ तो कभी पूछा जा सकता है। चरक संहिता किस संबंधित चिकित्सा से याद रखना है। आयुर्वेद ऑप्शन देते तो आयुर्वेद लगाते अपन, है ना। क्वेश्चन है बीजक किसके वचनों का संग्रह है दोस्तों। तो बीजक कबीर दास ने बीजक लिखा है दोस्तों, ये पता होना अपने को। कबीर दास ने बीजक लिखा था। यह कबीर साहब की प्रमुख रचनाओं में से एक है। कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। बीजक में कबीर के दोहे और कविताएं दी हुई है। इसके मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष विचार शामिल है दोस्तों। बीजक आधुनिक हिंदी के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, याद रखना है बीजक, है ना। बीजक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बीजक किसने लिखा है? कबीर साहब ने लिखे हैं, है ना। कबीर साहब यानी कबीर दास ने लिखे हैं। कबीर साहब की प्रमुख रचनाओं में से एक है ना। कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। बीजक में कबीर के दोहे और कविताएं दी हुई है। बीजक में कबीर के दोहे और कविताएं दी हुई है, ये अपने को पता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपराओं का प्रसिद्ध महाकाव्य है दोस्तों। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। ये मलिक मोहम्मद जायसी है, इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है। दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया था। ये महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया, पता होना अपने को। अवधी भाषा में लिखा गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ये शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। शेर शाह सूरी के दरबार में रहते थे। वे एक भारतीय सूफी कवि थे और हिंदू साहित्य में भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि थे दोस्तों, है ना। जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही पूरी करी थी, ये पता होना बस। नेक्स्ट है काव्यदार्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? काव्यदार्श ग्रंथ की रचना अलंकरण शास्त्राचार्य डांडी ने की थी दोस्तों। डांडी ने की थी। यह संस्कृत काव्य शास्त्र पर लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत में काव्य शास्त्र पर लिखा गया सबसे पुराना व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। काव्यदार्श, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, डांडी ने लिखे, याद रखना। डांडी, है ना, डांडी, आचार्य डांडी बोल सकते हैं, डांडी ने लिखे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो काव्यदार्श नामक पुस्तक किसने लिखा है? डांडी ने लिखा है, याद रखना है। नेक्स्ट है नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये राजा हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। राजा हर्षवर्धन की रचनाएं हैं दोस्तों। संस्कृत नाटक नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना राजा हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन एक कवि और नाट्यकार भी थे। वे कला के महान संरक्षक भी माने जाते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ही भारत आया था हेन स्यांग, है ना। हेन स्यांग भारत आया, उनकी उदारता और न्याय की प्रशंसा की थी हेन स्यांग ने, है ना। हर्षवर्धन के दरबार में ही बाणभट्ट भी था दोस्तों। बाणभट्ट, मयूरा, हरदत्त और कई कवि थे, है ना। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें 5 अंक है। और रत्नावली जो है, रत्नावली नाटक राजकुमारी रत्नावली और राजा उद्यान के बारे में है, याद रखना है। तो ये तीनों रचना किसकी डायरेक्ट आता है? राजा हर्षवर्धन की है, याद रखना है। राजा हर्षवर्धन की है, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन हुमायूं नामा किसने लिखा है करके। तो गुलबदन बेगम ने लिखी है दोस्तों हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम हुमायूं की सौतेली बहन थी, याद रखना है। हुमायूं की सौतेली बहन थी गुलबदन बेगम। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी थी। किसकी? बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम अकबर की बुआ थी। और गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा नामक किताब लिखी है। यह किताब उनके सौतेले भाई हुमायूं के जीवन और शासनकाल का विवरण देती है। इतना याद रखना है। फारसी भाषा का इस्तेमाल किया था उन्होंने। जब ये हुमायूं नामा लिखा था तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है, याद रखना है। उसकी बहन थी, सौतेली बहन, है ना। उसकी सौतेली बहन थी, इसको उसकी पत्नी मत समझना। नेक्स्ट है
मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की रचना है दोस्तों, विज्ञानेश्वर की रचना है। यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में लिखा गया था। विज्ञानेश्वर कल्याणी चालुक्य दरबार के एक विद्वान थे। कल्याणी चालुक्य दरबार के एक विद्वान थे। इनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्ग में हुआ था दोस्तों। मिताक्षर जो है, ये पुस्तक जो है, जो रचना है, जो पुस्तक है, ये हिंदू उत्तराधिकारी कानून यानी हिंदू उत्तराधिकार संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मिताक्षर के मुताबिक वह व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है ना। तो इसी के आधार पर फिर 2005 में क्या किया गया? 2005 में हिंदू यानी कानून संशोधन के बाद इसमें लड़कियों को भी शामिल किया गया है कि लड़कियों को भी पिता की संपत्ति मिलेगी बराबर, है ना। इसी से शामिल किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो हिंदू विधि से है। हिंदू विधि में मिताक्षरा का संबंध इस प्रकार है, जैसे मैं आपको बताऊं तो मिताक्षरा हिंदू धर्म से जुड़ा एक राजनीतिक ग्रंथ है। इसका प्राचीन भारत में कानूनों के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई थी। प्राचीन भारत में जो कानून होते हैं, कानूनों के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई थी दोस्तों, है ना। तो अपन बोल सकते हैं संपत्ति और विरासत जैसे कैसे संभाला जाए उसके बारे में बताया गया था। संपत्ति और विरासत के ऊपर ध्यान दिया गया है इसमें, तो याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मिताक्षरा किसकी रचना है? तो विज्ञानेश्वर की। और किससे संबंधित है? तो हिंदू विधि से संबंधित है, ये याद रखना है ना। तो इस तरीके से लंबा हो गया लेक्चर, टाइम ज़्यादा हो गया। मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्कस किया हूँ दोस्तों धमाकेदार तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें हम यहाँ से डिस्कस करते हैं लीलावती के आगे से। पार्ट 2 देखना आप बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।